Hello, aspirants, and welcome to Nexus IS Academy. In today's session, we are going to take a new chapter of Economic Survey of छत्तीसगढ़ और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट इज एसडीजी गोल्स एंड छत्तीसगढ़ की। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपका एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है। यहाँ का जो डाटा है सीधा प्रीलिम्स में एमसीक्यू की तरह पूछा जाता है और मेंस में भी आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, उन सब के आंसर जब आप लिखोगे तो ये टॉप टायर आप बोल सकते हो आपके आंसर में एसडीजी गोल्स होने चाहिए, लिखना है आपको। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा आप लोग को इस सेशन में स्टार्ट पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब सिर्फ एनवायरमेंट बचाना नहीं होता। अगर आपके दिमाग में हो रहा होगा, इट इज अ कंसेप्ट एम्ड एट फुलफिलिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मतलब आज की डेट पे आप जो यूज कर रहे हैं आप यूज करिए, बट आगे के जनरेशन को सोचते हुए। ऐसा नहीं है कोयला है हमारे पास 200 साल का, तो आप बोल रहे हैं देखेंगे जो आने वाले फ्यूचर के लोग हैं वो देखें कोयला हम खोदेंगे दबा के। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा ये जो छत्तीसगढ़ है या इस पर्टिकुलर पूरे 17 एसडीजी गोल्स हैं हमारे पास, उनमें से इनको 5 अलग-अलग कैटेगरीज़ में बाँटा गया है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, थोड़ा समझ भी आए आप लोग को। व्हाट आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड व्हाट इज़ 2030 एजेंडा? ये हम लोगों को सबसे पहले समझना है। लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ एसडीजी, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। In 2015, the United Nations passed a global संकल्प पत्र, आप बोल सकते हैं, that is a resolution containing 17 goals। 17 गोल इसमें हमको यूएन ने दिए, आपको पता होना चाहिए। और ये बोला कि पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को इसको 2030 तक अचीव करना है इन 17 गोल्स को। वी कॉल दिस 2030 एजेंडा इसीलिए, ठीक है? लेट मी गिव यू अ वेरी लोकल एग्जांपल। Imagine a very highly successful factory owner in a Bhilai area. He makes crores of rupees every year. मतलब उसका economic growth is very good, but the factory's smoke make the air very unbreathable. That is making the environment very poor. And his daily wage worker can barely afford 2 square meals. मतलब दिन के 2 खाने भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो हाई इनइक्वालिटी है यहाँ पे, इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे वाले हो रहा है, वो एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है और साथ में जो काम कर रहे हैं वो 2 वक़्त की रोटी भी नहीं खा रहे हैं। तो क्या हम इसको सच में विकास कहेंगे? एब्सोल्यूटली नॉट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स पैसा, पर्यावरण और प्रगति मस्ट गो हैंड इन हैंड। यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज़ द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन टू गेट रिच टुडे। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स, ठीक है? अब नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 आया था हमारे यहाँ। नाउ the UN gave us the 17 goal, but who checks the progress of Indian states? इंडिया में कौन उसको चेक करता है? तो हियर कम्स द नीति आयोग विद द एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ठीक है? जस्ट लाइक वी इवैल्यूएट योर प्रोग्रेस इन आवर अकेडमीज मॉक टेस्ट और मेंस आंसर्स, हम रैंक आपको प्रोवाइड करते प्रीलिम्स में। नीति आयोग कंडक्ट अ मैसिव मॉक टेस्ट फॉर ऑल द स्टेट्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, आपको पता होना चाहिए। इसमें इन्होंने कैटेगरी रखी हुई है, पहला है एस्पिरेंट, दैट इज स्ट्रगलिंग फेज में जो है 0 टू 49 मार्क्स वाले 100 नंबर देते हैं टोटल नीति आयोग सारे स्टेट को। पहले को एस्पिरेंट बोलेंगे जो 0 से 49 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। परफॉर्मर दूसरे को बोला जाता है जो 50 से 64 मार्क्स, मतलब ये इंप्रूव कर रहे हैं। थर्ड है इसमें फ्रंट रनर, 65 टू 99 मार्क्स, ये टॉपर्स लिस्ट है मान के चलिए। ये लोग क्रैक कर रहे हैं एग्जाम को। और आखिरी में, मतलब ये लोग अभी इंटरव्यू पहुंच गए हैं, और आखिरी में है अचीवर्स, जिनको 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं। द परफेक्ट स्कोर मतलब एग्जाम क्लियर, नो स्टेट इज हियर येट इन इंडिया। आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत सारे स्टेट एस्पिरेंट परफॉर्मर में ही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और आज जो लेटेस्ट आपका 23-24 का रिपोर्ट है, इंडिया ओवरऑल अभी स्कोर उनका इंडिया का जंप हुआ है। अगर ओवरऑल देखें 66 से 71 हो गया है हमारा स्कोर आज की डेट में ओवरऑल, ठीक है? वी आर मूविंग फास्ट हियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो, तो अब थोड़ा-सा समझते हैं मैंने क्या बोला था। इन 17 गोल्स को 5 मेन कैटेगरीज़ में हमारे छत्तीसगढ़ में बाँटा गया है।
और वो 5 मेन कैटेगरीज़ क्या कैसे की गई है, 5 पी समझना है आपको। पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस और है पार्टनरशिप। ये 5 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में इनको बाँट के रखा गया है, ठीक है? ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ये बताइए पहले तो मेरे को। 17 गोल्स को इन 5 कैटेगरीज़ में बाँटा हुआ है। किसमें? इन 5 कैटेगरीज़ में, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा-सा 17 गोल को भी देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा-सा आपको बैकड्रॉप में लेके जाता हूँ मैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये 17 गोल्स को क्या किस हिसाब से बाँटा गया है, ठीक है? देखो, सबसे पहले थोड़ा टफ है आपको समझना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये लिख भी सकते हो आप, एसडीजी गोल नंबर 1 क्या है? दैट इज़ नो पॉवर्टी। मतलब एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स। कहीं भी एकदम ज़्यादा गरीबी नहीं होनी चाहिए। इक्वल राइट्स देने हैं, इक्वल रिसोर्सेज़ और बेसिक सर्विसेज़ सबको प्रोवाइड होनी चाहिए। गोल नंबर एसडीजी गोल नंबर 2 क्या है? दैट इज़ ज़ीरो हंगर। ये लिख के रख लेना, क पूछ देगा कोई गोल को तो आपको पता होना चाहिए एसडीजी गोल 2 क्या है, सीधा पूछ सकता है। एसडीजी गोल ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 की एंड द हंगर and achieve food security, improve your nutritious level in your country, double the agriculture productivity, especially for the small scale farmers. एसडीजी गोल 3 क्या है? क्वालिटी एजुकेशन नहीं गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसका मतलब एंश्योर हेल्दी लाइफ फॉर ऑल द एजेस ऑफ पीपल। इसमें भी की टारगेटेड है कि आपका मैटरनल मोर्टिलिटी कम होनी चाहिए, ठीक है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होना चाहिए, तो ये सारे। एपिडेमिक आ गया कोई तो उसको अच्छे से कॉम्बैट कर पाएँ आप। 4th है क्वालिटी एजुकेशन। ये सब बेसिक नीड है किसी भी कंट्री में एक इंसान के। एसडीजी गोल 4 बेसिक एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन में क्या बोलता है कि एंश्योर करिए आप इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करना है हमको। लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। एसडीजी गोल 5 क्या है? जेंडर इक्वालिटी। एम्पावर करना है हमको वुमेन को एंड गर्ल्स को, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट वुमेन इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर तो उसको खत्म करना है। एसडीजी गोल 6 क्या है आपका? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। स्वच्छ भारत अभियान जो है, ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया करने का जो अचीवमेंट है वो एसडीजी गोल 6 ही है हमको। हमको यूनिवर्सल एक्सेस देना है सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर का और एडिक्वेट सैनिटेशन का। ओपन डेफिकेशन फ्री कर रहे हैं ना इंडिया को, ओडीएफ फ्री। इसके बाद 7th गोल आपका क्या है? अफोर्डेबल। अभी जो आपका सोलार पैनल लग रहे हैं सब घर में, पीएम सूर्य घर योजना, क्लीन एनर्जी, ठीक है? इट इज़ टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू द मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज, और आपका रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करना है। नेक्स्ट इज एसडीजी गोल्ड 8, दैट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब है कि प्रमोट करना है हमको सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे देश में। हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है? एसडीजी गोल 9 क्या है वैसे ही? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि हमको रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, प्रमोट करना है एक इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, और हमको साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन में भी काम करना है सारे देशों को। एसडीजी गोल 10 क्या है और ये सब अचीव कब तक करना है? 2030 तक। अगर कर नहीं पाएंगे वो अलग बात है। रिड्यूस इनइक्वालिटी। ये रिड्यूस इनइक्वालिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं। इनकम इनइक्वालिटी कम करना है अमॉन्ग द कंट्रीज। हमको इकोनॉमिक इंक्लूजन करना है सबका, कोई भी एज का हो, सेक्स का हो या ओरिजिन का हो आदमी। एसडीजी गोल 11 क्या है?
सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब इसको उतना ज्यादा नहीं जानना है हमको। मतलब हमारा जो अर्बन सेटलमेंट है उसको सेफ बनाना है, जो झुग्गी झोपड़ी स्लम बन रहे हैं उसको कम करना है, रेजिलिएंट होना चाहिए, इंक्लूसिव इम्प्रूवमेंट होना चाहिए स्लम्स का, और शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। 12 है आपका रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। मतलब सप्लाई चेन अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज की है। फिर ये SDG 13 इज इम्पोर्टेंट, क्लाइमेट एक्शन। मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए हमको तुरंत एक अर्जेंट एक्शन लेना है, हर देश को पॉलिसीज बनानी है और प्लानिंग करना है, उसके लिए बोला गया। 14 है लाइफ बिलो वाटर, जो आपके सी में रहते हैं उनको कंजर्व करना है हम लोगों को। उनको जो दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों का ओशियन में, सीज में, मराइन रिसोर्सेज जो हैं उसमें हमको पॉल्यूशन कम करना है। ग्रेट गार्बेज बन रखा है पैसिफिक में, देखा है ना आप लोगों ने, एक इतना बड़ा इलाका है जर्मनी, इतना बड़ा इलाका जहां आज की डेट में प्लास्टिक फ्लोट कर रहा है पैसिफिक के ऊपर। उस टाइप से हम लोगों को नहीं करना है, सीवी को खराब नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। 15 है लैंड ऑन लाइफ ऑन लैंड के बारे में, लाइफ ऑन लैंड हमको प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है, सस्टेनेबली मैनेज करना है फॉरेस्ट को, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको कम बैक करना है, और बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है, जो जातियां खत्म होती जा रही हैं उसको भी रोकना है। वैसे ही SDG गोल 16 क्या है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। हमको एक पीसफुल सोसाइटी प्रमोट करनी है, एक्सेस प्रोवाइड करना है सबको जस्टिस के लिए, सबको कोर्ट में फ्री में जस्टिस मिले, कोई भी जस्टिस डिनाइड ना हो, और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हमारे देश में। और आखिरी हमारा SDG गोल है जो UN का बनाया हुआ है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। मतलब ग्लोबल अलायंस को हमको स्ट्रेंथन करना है। अगर कोई कंट्री कुछ टेक्नोलॉजी बना रही है SDG गोल्स को अचीव करने के लिए तो उसको हमको शेयर करना है, और उससे हम सबको मिल बांट के आगे बढ़ना है। तो मैंने ये आपको 17 के 17 आपको गोल बता दिए जो UN ने दिए थे, और मैंने बोला उसको हमारे देश में 5 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। दैट इज पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। तो जो पीपल है आपका वो क्या होता है, गोल 1 से लेके 6 तक क्या क्या है यहाँ पे देखो, क्या क्या है, पोवर्टी, हंगर, एजुकेशन, हेल्थ और जेंडर, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, और ये सब के सब गोल 1 से लेकर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा SDG गोल, पीपल के अंदर गोल 1 to 6 आ गए जो एक इंसान के लिए जरूरी होते हैं। प्लैनेट के अंदर कौन कौन से गोल आते हैं, 6, 12, 13, 15, ये सारे गोल प्लैनेट में आएंगे। एनवायरमेंट और प्लैनेट से रिलेटेड है, यहां से आप मैच कर लेना, 6, 12 जो भी चीजें हैं आपकी यहां मैं लिख रहा हूं वो सब प्लैनेट से रिलेटेड है। प्रॉस्पेरिटी से आपके आएंगे गोल 7 to 12, दैट इज ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब प्रगति की बात हो रही है। पीस के लिए है आपका गोल नंबर 16, जस्टिस 16 क्या है देखो, पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो ये पीस हो गया। और पार्टनरशिप आपका 17 नंबर का गोल है जो कोलैबोरेशन के लिए है, ठीक है, समृद्धि, एक सब कोलैब करके करें। तो ये 5 गोल में डिवाइडेड है, आपको ये समझ में आ गया। अब SDG इंडिया इंडेक्स होता है हमारे देश में, और छत्तीसगढ़ का स्टेटस क्या है अब हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। नीति आयोग निकालता है इस इंडेक्स को दिसंबर 2018 के बाद से SDG इंडिया इंडेक्स निकाल रहा है। कौन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, नीति आयोग, ठीक है। और ये ट्रैक करता है कि कौन सा स्टेट कितना ग्रो कर रहा है हमारे देश में। उसमें मैंने बता दिया एस्पिरेंट, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, ये पर्टिकुलर, अचीवर, ये 4 चीज हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब छत्तीसगढ़ में अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल परफॉर्मेंस देखें जो प्रीलिम्स में आएगा आपके, वो है कि जीरो हंगर, जीरो हंगर जो आपका गोल नंबर 2 है SDG का, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया हमारे स्टेट में धमतरी ने, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये आपका है गोल नंबर 6, और इसमें सबसे अच्छा
मुंगेली ने परफॉर्म किया है इज एट द टॉप। ये याद रखना, एकदम रट के रखना इसको, ठीक है, कौन सा किस पे था। वैसे ही है सस्टेनेबल सिटीज, और ये आपका सस्टेनेबल सिटीज है गोल नंबर 11। इसको भी धमतरी ने ही लीड किया है हमारे छत्तीसगढ़ में, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, और ये है आपका गोल नंबर 9। इसमें दुर्ग जो है इट इज शोइंग द लीडरशिप, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग जो ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकालता है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें वो ट्रैक करता है स्टेट और यूटीज के लेवल को, और उसमें टोटल कितने इंडिकेटर हैं, तो 113 इंडिकेटर को यूज करता है क्या करने के लिए, निकालने के लिए कि क्या कैसे किसका रैंकिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको देखो, एक है आपका गोल नंबर 6 जो है, गोल नंबर 6 क्लीन एंड वाटर वाले में आपका मुंगेली टॉप पे है, इनको 97 नंबर मिला। सेकंड नंबर पे इसमें धमतरी है, ठीक है। वैसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए, गोल जो आपका 11 है सिटीज का, उसमें क्या है, धमतरी टॉप पे, ठीक है, ये वाला आपका, और सेकंड इसमें मुंगेली है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू आवर एग्जामिनेशन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज बजट। अब आ गए हम लोग, इकोनॉमिक सर्वे हो गया आपका खत्म, अब हम लोग बजट पे आ रहे हैं। बजट को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा क्या रहा कैसा रहा। तो टोटल बजट हमारे छत्तीसगढ़ का 1.72 लाख करोड़ का रहा। कितने का, 1.72 लाख करोड़ का रहा। जीएसडीपी का हमारा ग्रोथ कितना था, ये एक हेल्दी ग्रोथ रेट रहा हमारे साल में, और जीएसडीपी में हमको 12.4% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला। दोनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्टेट का फिस्कल डेफिसिट कितना था, तो 2.87% था, यानी कि 20,400 करोड़ रुपए हम लोग फिस्कल डेफिसिट हमने इस साल लिया। हमारे बजट का 2.87% हमारा फिस्कल डेफिसिट था, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मान लो आपके घर का महीना का खर्चा है 100 रुपया, कितना है, 100 रुपया है, लेकिन आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए है। इनकम हो रही है आपको 90 रुपए, तो 10 रुपए यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा खर्चा हो रहे हैं। ये आप उधार लोगे, मतलब आप लोन लोगे, यही है फिस्कल डेफिसिट। मतलब हमारे टोटल जो बजट हमारा ये आया है, इसमें हमने 2.87% 20,400 करोड़ का लोन लिया है इस बजट को फुलफिल करने के लिए। सरकार ऐसा करती है, आपको पता होना चाहिए। ये डेफिसिट का मतलब आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज द कोर फिलॉसफी ऑफ आवर बजट। ये था आपका संकल्प, क्या था, संकल्प। क्या है ये संकल्प, बजट इस बार संकल्प थीम पर बेस्ड था। अगर क्वेश्चन आया तो ये पता होना चाहिए, इसका ब्रेकडाउन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है मेंस में। संकल्प एक एक्रोनिम है जिसमें एस स्टैंड फॉर समावेशी विकास, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। सबका ग्रोथ होना चाहिए, ये हमारे बजट का एक एम था। ए स्टैंड फॉर आधो संरचना, दैट इज इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंक्लूसिव ग्रोथ, देन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट इज एन फॉर निवेश, दैट इज इन्वेस्टमेंट लाना है। के स्टैंड फॉर कुशल मानव संसाधन, दैट इज नथिंग बट इंग्लिश में जो हम हमेशा बात करते हैं स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। एक्रोनिम बनाना है ना ये नए सरकारों को, तो उन लोग बहुत जबरदस्त टाइप से बनाते हैं, देख रहे हो। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स इसका मतलब हो गया। ए स्टैंड फॉर अंत्योदय, मतलब लास्ट व्यक्ति तक, अपलिफ्टिंग द लास्ट पर्सन। मेंस में आ गया ना तो पूरा लिख के आना इसको। एल स्टैंड्स फॉर लाइवलीहुड, और पी स्टैंड्स फॉर पॉलिसी।
गवर्नेंस आउटकम। तो ये आपका संकल्प, हमारा थीम था पूरा का पूरा बजट का, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी पे मुख्यमंत्री के कुछ मिशंस रहे, इसमें आपको पता होना चाहिए। बजट में सरकार ने 5 बड़े मिशंस लॉन्च किए हैं इस साल। इन्हें रटना नहीं है, इनके ऑब्जेक्टिव को आप थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। और ये 5 मिशन आपके पहले रहे जो सीएम ने लॉन्च किया आपके। पहला रहा आपका पर्यटन विकास मिशन। व्हाट इज दिस? टूरिज्म को इंडस्ट्री स्टेटस मिल चुका है हमारे स्टेट में, ये मैंने पहले ही बता दिया है। अब फोकस हाई इंपैक्ट डेस्टिनेशन डेवलपमेंट पर रहेगा। ये स्कीम रहेगा उसमें, पर्यटन विकास मिशन। नेक्स्ट है अधोसंरचना, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन इकोनॉमिक मल्टीप्लायर हमको करना है। बड़ी संख्याओं पे ब्रिजेस बनाने हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाना है हमको अपने स्टेट में। ये एक मिशन रहा। थर्ड है स्टार्टअप एंड निपुण मिशन। यूथ को स्किल देना है और उनके नए आइडियाज को हैंड होल्डिंग करके आगे बढ़ाना है, ये वो मिशन था। नेक्स्ट है एआई मिशन। अब एआई तो दुनिया के हर चीज में है, तो इसमें हमारी सरकार ने भी काम किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके पब्लिक में जो सर्विस डिलीवरी है और इनोवेशन को हमको बढ़ाना है। ये फ्यूचर रेडी होने की स्ट्रेटेजी है हमारे लिए। एआई ही आगे का फ्यूचर है, सब बोल रहे हैं भैया एआई वीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर सीजीपीएससी की तैयारी में एआई का यूज मत करना, हड़बड़ा जाओगे। सीजीजीएस को मत पूछ लेना उससे। नेक्स्ट है खेल उत्कर्ष मिशन। दैट इज फॉर द ग्रास रूट लेवल का जो टैलेंट है उसको हमको ढूंढना है और स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं हमारे स्टेट में, उसके लिए है। ठीक है, तो ये सब आपके 5 अलग अलग मिशन लॉन्च किए गए, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज आपको पता होना चाहिए कुछ पैसे भी इसमें दिए गए। 1,72,000 करोड़ में 10,000 करोड़ जो है आपका वो रहा कृषि उन्नति योजना के लिए। फिर वैसे ही 8,200 करोड़ महतारी वंदना योजना के लिए दिया गया। पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए 6,000 करोड़ दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो रूरल चल रहा है उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, नोट्स में सब अवेलेबल है। विकसित भारत जी राम जी योजना, मनरेगा जो था पहले, उसके लिए भी 4,000 करोड़ का अलॉटमेंट है। नेशनल हेल्थ मिशन जो है आपका उसके लिए 2,000 करोड़ का अलॉटमेंट दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो सेक्टोरल एलोकेशन क्या रहा बजट में। गवर्नमेंट ने स्प्लिट दिया है इस साल, और इस साल बताया कि 40% पैसा जो हमने बजट का दिया है वो सोशल सेक्टर में दिया है। दैट इज हमारे बजट का 40% पैसा हेल्थ। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कितना परसेंट पैसा किस में गया, तो सोशल सेक्टर यानी हेल्थ एजुकेशन और वेलफेयर के लिए 40% गया है। नेक्स्ट 36% हमारा इकोनॉमिक सेक्टर में गया है, दैट इज एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में गया है। ठीक है, एग्री और इंडस्ट्रीज में पैसा 36% हमारे स्टेट के बजट का रहा, और बचा हुआ 24% हमारे जनरल सर्विसेज में गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स जो होते हैं बजट एलोकेशन में कंफ्यूज होते हैं, हमेशा याद रखिएगा आप लोग, अलग अलग सेक्टर वाइज मतलब टोटल बजट का पैसा कहाँ कितना गया है वो हमको सरकार का क्या है प्राइमरी फोकस दिखाता है। ठीक है, तो हमको ये दिखा रहा है कि 40% पैसा अगर हमारे बजट का सोशल सेक्टर में है, मतलब सरकार हेल्थ एजुकेशन और वेलफेयर पर अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोगों को समझना है थोड़ा सा बजट का इक्वेशन समझते हैं। बजट जो है दो चीजों में बटा होता है, दैट इज रेसिट एंड एक्सपेंडिचर में बटा होता है ना, ऐसे ही। बजट एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है, दैट इज टोटल रेसिप्ट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, सरकार का अकाउंट जो है वो कितना कहाँ पे लग रहा है। तो रेवेन्यू और कैपिटल रेसिट, रेसिट के अंदर दो चीजें होती हैं, दैट इज रेवेन्यू रेसिट और कैपिटल रेसिट होता है। तो कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ से आया, तो इसमें से 1,43,000 करोड़ रुपीज ये सरकार की रेगुलर इनकम होती है, रेवेन्यू रेसिट। टैक्स प्लस नॉन टैक्स दोनों मिला के, या आपका रेवेन्यू रेसिट से 1,43,000 करोड़ आया। जैसे आपकी सैलरी या पेंशन जो होती है ना, डेली कमाई करते हो आप, शॉप खोले हो, तो वो हो गया रेवेन्यू रेसिट। सरकार टैक्स ले रही है, नॉन टैक्स तरीके जहां से भी आ रहे हैं। कैपिटल रेसिट में हमको 29,000 करोड़ रुपए मिले। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वो पैसे हैं जो सरकार उधार लेती है
नेट पब्लिक डेट लेती है, तो कैपिटल रेसिट आपका 29,000 करोड़ का रहा। इसके बाद एक्सपेंडिचर में भी दो हिस्से में बटा होता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा रहा 1,45,000 करोड़। रोजमर्रा के खर्चे सरकार के, पेंशन देना है, सैलरी देनी है, लोन लिए हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट देने हैं, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इससे कोई सरकार का एसेट नहीं बनता है, ये बस सिस्टम चलाने के लिए यूज होते हैं। तो ये आपका 1,45,000 करोड़ का रहा। वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर 26,500 करोड़ का रहा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, रोड, ब्रिजेस, स्कूल, मतलब कोई एसेट क्रिएशन हो रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना रहा। ये भी आपको डाटा पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझेंगे स्टेट का सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, मतलब रुपया आता कहां से है, जाता कहां को है। तो रुपीज जो है कम फ्रॉम, अगर आप देखोगे तो स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू जो है वो सबसे बड़ा शेयर है। अगर क्वेश्चन आए कि पैसे सबसे ज्यादा हमको किस वे में आए, तो टैक्स जो हमारी सरकार ने लिया 50% पैसा टैक्स रेवेन्यू से आया। इसका मतलब हमारा स्टेट जो फाइनेंशियल रिसोर्स है उसमें बहुत सेल्फ रेजिलियंट है, खुद से पैसे ले रहा है। पैसे जाते कहां हैं, तो सबसे बड़ा खर्चा हमारे स्टेट में रहा कमिटेड लाइबिलिटीज 32%, जो कि सरकारी सैलरीज हैं, पेंशन है इसमें, और स्टेट में जैसे महतारी वंदन योजना, ये सब स्कीम्स है, एनआरएलएम रूरल, तो उसमें 30% पैसा गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ देखो कुछ कुछ और भी है। एक एजुकेशन सिटी के लिए पैसा दिया गया, एजुकेशन सिटी, अबूझमाड़, और क्वेश्चन पूछ सकता है कहां बन रहे हैं, तो अबूझमाड़ और जागरगुंडा, यहाँ पे 100 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या रहा इसका एजुकेशन सिटी का, टू ट्रांसफॉर्म द नक्सल अफेक्टेड एरिया इनटू एजुकेशन हब। तो ये जो अबूझमाड़ का इलाका और जागरगुंडा का इलाका, ये नक्सल अफेक्टेड था, एलडब्ल्यूई, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था। फिर न्यू इंडस्ट्रियल पार्क के लिए पैसे दिए गए हैं, पूछ सकता है 250 करोड़ रुपए, टू एंश्योर द लैंड अवेलेबिलिटी फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लैंड जमीन का अधिग्रहण करने के लिए। फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक स्कीम लाई गई है, 200 करोड़ उसको दिए गए। ठीक है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आपका क्लस्टर बनाए गए हैं, 2.0 एक स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0, 10 करोड़ वहां अलॉटमेंट हुआ। सिरपुर डेवलपमेंट स्कीम के तहत 42 करोड़ दिया गया कल्चर और टूरिज्म हेरिटेज को बढ़ाने के लिए। सीएम हेल्पलाइन लॉन्च की गई, उसके लिए 22 करोड़ रुपए दिए गए पब्लिक ग्रीवेंस को कम करने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। बस्तर और सरगुजा के इलाके पे एक रीजनल फोकस रहा इस बजट पे। एजुकेशनल और स्पोर्ट्स के लिए 5 करोड़ दिए गए हैं बस्तर और सरगुजा दोनों को, ओलंपिक्स जो हो रहा है उसके लिए। प्रयास रेसिडेंशियल स्कूल्स को बीजापुर में पैसा मिला है। हेल्थ केयर के लिए 50 करोड़ दिया गया है। जसपुर का जो कुनकुरी है, मनेन्द्रगढ़ हो गया और दंतेवाड़ा है, वहां मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे। ठीक है, तो इन जगहों के लिए 50 करोड़ दिए गए। लाइवलीहुड के लिए पैसे दिए गए 15 करोड़, और प्रमोटिंग द गोट फार्मिंग, पिग फार्मिंग, इन सब के लिए पैसे दिए गए हैं। ठीक है, बी कीपिंग जो हनी बनता है उससे। इसके बाद न्यूट्रिशन के लिए 15 करोड़ एडिशनल दिए गए हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है बच्चों को उसके लिए। तो ये सब आपको पता हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे 10 करोड़ रुपए सीएम बस सर्विसेज के लिए दिया गया है, 10 करोड़ होम स्टेज के लिए दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, एक और चीज था सिक्योरिटी में कि बस्तर फाइटर्स के लिए 1500 नए पोस्ट लाए गए हैं। तो क्वेश्चन एक यहां बन सकता है कि फिजिकल डेफिसिट क्या था हमारा, 2.8%, 87% जीएसडीपी का था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। ठीक है, पिछले साल 2.91% था, तो इस साल कम हुआ है, और ये दिखाता है कि हमारा सरकार एफिशिएंट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, तो ये हो गया आज का क्लास हमारा। अब थोड़ा सा कल में बचे हुए चीजों को देखेंगे, सो डेट कि डाटा एक साथ आपको एकदम ओवर पावर ना हो जाए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग ऑल द डाटा ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।